तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है कयांत्रित चट्टान। ठीक है, देखिए इस क्लास में सबसे पहले मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि इससे पहले मेरा क्लासेस हो चुका है, जो कि 5 लेक्चर है, उससे प्लस है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारी क्लासेस को करते आइएगा, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। अन्यथा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास को स्किप कर दो, मत देखो, क्योंकि यहाँ पे भले 50 लोग ही देखें, लेकिन पढ़ने वालों की आवश्यकता है। जो रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे उन्हें ही क्लासेस समझ में आएगी। और आपको पता होगा क्लासेस मैंने कभी भी 1 घंटा का 2 घंटा का मैं बनाने का प्रयास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट तरीके से 20 मिनट 25 मिनट की क्लास में आपको बहुत सारी नॉलेजेस को मैं यहाँ पे दे दूँ। ठीक है, तो इस एंगल से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पिछला क्लास देख लीजिएगा, तभी ये समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आने वाला है। मैं ये बात आपको फिर से कह दे रहा हूँ। चलिए, आज के इस क्लास में जो है हम लोगों को पढ़ना है कयांत्रित चट्टान। तो देखिए, कयांत्रित चट्टान कुछ अलग नहीं है। मैंने आपको बताया था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम भी मैंने बताया था। सर्वप्रथम बताया था आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का एक दूसरा नाम भी मैंने दिया था, जिसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते थे। कंप्लीट। इसके बाद आता था हमारे पास अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का एक और नाम था, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते थे। उसका एक और नाम था, जिसको हम लोग परतदार चट्टान कहते थे। उसका एक और नाम था, उसी को हम लोग तलछटी चट्टान भी कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता था जमाव। क्या होता था? जमाव। ठीक है, 2 चट्टान कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे सभी चीज़ों का क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर चुके थे। अवसादी सेल में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सो उसका एक ही लेक्चर है ओनली। पिछला यानी कि पूर्वत वीडियो मेरा सेडिमेंट्री रॉक्स का है। चलिए, आज के इस क्लास में जो है हम लोग को ये पढ़ना था कयांत्रित चट्टान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से, लंबा होगा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल से इसको करने का प्रयास करेंगे। और आज के इसी क्लास में हम लोग कयांत्रित चट्टान को पूरी तरीके से समझ के फाइनल भी करेंगे विथ नोट्स। और नोट्स आपको कभी भी कॉपी पे नहीं मिलेगा, नोट्स आपको यहाँ से ही लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा सब्र करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम ला रहे हैं बहुत ही जल्द टाइपिंग वाला नोट्स, मतलब इंग्लिश वर्जन में पूरा कंप्यूटराइज नोट्स लाएंगे। सो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इतना कि यहाँ पे जो जो चीज़ें इंग्लिश में हम बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को समझना है। और आपको इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स बहुत जल्द प्रोवाइड होने वाला है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग के पढ़ना है जो कयांत्रित सेल। कयांत्रित सेल को इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। हम देखिए इस एंगल से आपको पढ़ाएंगे ना, इस एंगल से कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। फिट ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। जितना मैं पूछ रहा हूँ ना उतना आपको करते चलना है। कयांत्रित सेल का इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। इंग्लिश वर्जन में ही याद रखना है, यदि आप हिंदी वाले भी हैं तब भी। क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का हिंदी में देखें तो इसका हिंदी होता है रूपांतरण। क्या होता है जी? रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। और इसका एक और लैंग्वेज में आप यदि देखो तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कयांत्रण। इसी का नाम क्या है? कयांत्रण। समझ आ गया? तो भाई देखो, अवसादी चट्टान जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेडिमेंटम एंड शेडर नाम का प्रोसेस उसमें होता है। तब जाकर उसमें जमाव उत्पन्न होते हैं, उसके टुकड़े बनते हैं, तब जाकर वे अवसादी सेल बनते हैं। बट यहाँ पे एक अलग प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, और उसी को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। और एक और जियोलॉजिकल वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं कयांत्रण। कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट है क्या? नो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेटामॉर्फिक को यदि हम तोड़ें, भाई मेटामॉर्फिक क्यों बना? तो मेटामॉर्फिक को यदि हम तोड़ें, सबसे पहला आता है हमारे पास मेटा। सबसे पहले क्या आता है? मेटा। मेटा का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बदलाव, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं चेंजिंग करना, परिवर्तन करना। ठीक है, मेटा का मतलब क्या हो गया? बदलाव। आपको नोट्स कैसे करना है? नहीं, जिस प्रकार से लिखा हुआ ना, सेम उसी प्रकार से कॉपी में आपको लिख देना है। और ताकि इस प्रकार से आप लिखोगे तो आप जब रिवीजन कीजिएगा ना, या रिवीजन बैच जब हम लाएंगे, तो वहां पे बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इसके बाद आता है मोर्फ। क्या आता है? मोर्फ। MORPH, मोर्फ। इस मोर्फ का मतलब होता है रूप। क्या होता है? रूप। इसको इंग्लिश में हम फॉर्म भी लिख सकते हैं, FORM। समझ आ गया? तो मेटा प्लस मोर्फ शब्द से बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म, और इसे हम लोग बोलते हैं बदलाव या रूप। मॉर्फ मतलब रूप और मेटा मतलब बदलाव। तब इसका एक और हम लोग नाम दे सकते हैं रूप में परिवर्तन।
क्या बोल सकते हैं? रूप में परिवर्तन। इस पूरे मेटामॉर्फिक रोग का शाब्दिक अर्थ से ही आपको आंसर पता लग जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं रूप में परिवर्तन। ठीक है, बस जो रूप है परिवर्तन, मैजिक, आज मेरा ये रूप है, दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, ये रूप, तो रूप में ओनली चेंजिंग इसमें होता है, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रोग। समझ आ गया? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी आता है कि भाई रूप में तो परिवर्तन हम लोगों ने किया, रूप में परिवर्तन किया, तो इसका भी इंग्लिश हो जाता है चेंज इन फॉर्म्स। चेंज इन फॉर्म्स यानी कि रूप में क्या होता है? चेंजिंग, परिवर्तन, बदलाव। जब उसके असली रूप को बदलकर कोई दूसरा रूप दे दिया जाता है तो उस प्रकार से जो निर्मित सेल होते हैं उसे ही हम लोग कयांत्रित सेल कहते हैं। अब आपको चलते हैं इसके सेकंड वाले नाम की वजह से, नाम के तरफ। तो भाई कयांतरण प्रोसेस हुआ, तब कौन सा सेल बना? कयांत्रित सेल बना। रूपांतरण भी सेम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कयांतरण रूपांतरण तो एक ही चीज है, रूप में परिवर्तन, रूपांतरण। ठीक है, अब देखो तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित सेल। क्या बोलते हैं जी? रूपांतरित सेल। अभी तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? जितने चीजों के बारे में मैंने पढ़ा है कंफर्म करते चलो, आप वीडियो देखकर ही आपको याद हो जाना चाहिए, इस एंगल से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि कयांत्रित सेल का इंग्लिश होता है मेटामॉर्फिक रोग। मेटा का मतलब होता है बदलाव, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? रूप होता है। तो मेटामॉर्फ से बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म, और मेटामॉर्फिज्म का हिंदी होता है क्या चीज़? रूपांतरण, उसी को हम लोग बोलते हैं कयांतरण। और एक और आता है रूप में परिवर्तन, ये दोनों को मिलाएंगे, बदलाव, रूप, तो बीच में तो मैं तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये है। तो रूप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन फॉर्म्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? कंफर्म? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या होता है रूपांतरण, क्या होता है कयांतरण, पहले इस प्रोसेस को आपको समझना अनिवार्य है। तो देखो, ताप व दाब, हीट एंड प्रेशर, ठीक है, हीट एंड प्रेशर की उपस्थिति में जब तक किसी के रूप में हमें चेंजिंग नहीं करना है तो उसका प्रेशर लगना जरूरी, चाहे वो इंसानी क्यों ना हो। उसको बदलना है भाई, प्रेशर देना पड़ेगा तभी वो बदल सकता है। कुछ प्रकार का उसका गुस्सा आना जरूरी है तभी वो बदल सकता है। कोई इंसान ऐसे नहीं बदलता है, पहले उसको हीटिंग दो, बहुत ज़्यादा मूड खराब होगा उसका, तब बदल जाएगा। जा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? रूप परिवर्तित, बदल गया इंसान, है ना? वही चीज। तो ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों, यही मेन कॉन्सेप्ट है भाई साहब। मैंने बोला कि पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। पूर्वत सेलों आया ना, ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों, ये हम अलग से कोई सेल नहीं बता रहे हैं, पिछला सेल का ही रूप में परिवर्तन करना है। किसका रूप बदलोगे? किसका रूप बदलिएगा? जो पिछला जो सेल पढ़े ना, दो प्रकार के, आग्नेय और अवसादी, तो उन्हीं दोनों सेलों का रूप में यहाँ पे बदल के हम लोग कयांत्रित बनाने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है? पिछला आग्नेय, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स हैं, उनके रूप में चेंजिंग कर देना है। वही रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक यहाँ पे बोलेंगे। तो पूर्वत सेल में हमारे पास क्या आ गया? आग्नेय। नोट्स करोगे इसको, कोष्ठ में बंद कर देना है। आग्नेय व अवसादी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों यानी कि आग्नेय व अवसादी के रूप में परिवर्तन होना, इन दोनों के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? कयांतरण कहलाता है। कयांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट इजी था कि नहीं था, पहले ये बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी से फास्ट एकदम काम करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट, एकदम जल्दी से 15 सेकंड के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 1-2 दिन मिस हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल चल रहा है। मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं होता है, एक प्रीमियर क्लास होता है 7 बजे। तो हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि क्लास टाइम में ही वीडियो को शूट कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी जब क्लास टाइम में वीडियो को शूट नहीं कर पाते हैं तब हम लोग शाम को शूट करते हैं। तो अभी हो रहा है शाम, और शाम के टाइम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं कोचिंग क्लास में ही। ठीक है, अब वीडियो को प्रोवाइड आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब वीडियो हम लोग जब भी पोस्ट करें, जब भी लाइव आए, फटाक से आपको लाइव पर एकदम फट से क्लिक करना है, तुरंत से। ठीक है, चलिए आगे। समझ आ गया इतना? एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एजेंट मतलब क्या? फैक्टर्स याद करना, भाग लेने वाले, जो पदार्थ रहेंगे भाग लेने वाले। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर आपका है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर समझ रहे हो ना? कोई भी एक मैटर का निर्माण करेंगे, उसमें भाग लेने वाले कुछ पार्टिकल होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको तो बोल सकते हैं पार्टिकल है वो हमारा मतलब सहयोगी पदार्थ, उसको घटक बोलते हैं, संघटक कण। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या काम लगेगा, किसकी वजह से, किनका सहयोग से वो काम होगा। जैसे कि हमारा काम यहाँ पे क्या करवाना है, उनके रूप में बदलाव करना है, चेंज इन फॉर्म्स, है ना, मतलब उनके रूप में बदलना है। तो रूप बदलने के लिए किन किन फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन एजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो चलो जानते हैं उसके बारे में। तो मैंने लिखा है कायांतरण के कारक यानी कि एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सबसे पहला स्टेप आता है ताप एवं उष्मा। क्या आता है? ताप एवं उष्मा। आप इन दोनों का मीनिंग सेम ही लगभग समझिए, ताप एवं उष्मा। ताप दाब मैंने बताया यहाँ पर भी, तो ताप एवं उष्मा आपको लगभग समझना है। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, उष्मा को हीट बोलते हैं, गर्मी, ठीक है ना। हीट मतलब गर्मी। तो टेम्परेचर एंड हीट, सीधा देखो चट्टान कैसे भी पिघल सकता है। आग्नेय सेल प्राथमिक चट्टान था, वो पिघल सकता है कि नहीं? बिल्कुल पिघल सकता है, बिल्कुल पिघल जाएगा। कब? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो जब उससे मान लो कि आग्नेय सेल बना तो लावा मैग्मा को ठंडा होने से बना, उसमें हम बहुत ज़्यादा हीटिंग दे दिए अर्थात टेम्परेचर दे दिए, क्या वो नहीं पिघलेगा? बिल्कुल पिघल जाएगा। बिना अवसादी हुए उसका रूप बदल जाएगा। समझ नहीं आया? एक प्राथमिक चट्टान है, आग्नेय सेल जो कि बहुत मजबूत है, उसमें हम टेम्परेचर दे दिए, और ऐसा टेम्परेचर दिए थोड़ा मोड़ा नहीं, हुमच का टेम्परेचर दिए, जितना दिया जा सकता था उतना, मोर टेम्परेचर, मोर मोर मोर, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दिए, क्या होगा? पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो जो पिघल के जो नया रूप वाला जो चट्टान बना ना, रूपांतरित सेल उसी को बोलते हैं। और जो पिघलने का जो प्रोसेस था ना, उसमें टेम्परेचर दे के हम पिघला रहे थे उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरण। उसे क्या बोलेंगे? रूपांतरण, मेटामॉर्फिज्म। जब हम प्राथमिक सेल को पिघला रहे हैं, ध्यान देना, पिघला रहे हैं ताप की उपस्थिति में, आग्नेय सेल को पिघला रहे हैं, तो उस पिघलाने की प्रक्रिया को हम लोग कायांतरण बोलेंगे, यानी कि रूपांतरण बोलेंगे। और पिघलने के बाद पूरी तरीके से जो ठोस अवस्था में जो सेल बन जाएगा, उससे निर्मित सेल को, यानी कि रूपांतरित एवं कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित सेल होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रोग। आई होप दैट यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कभी क्लास नहीं किया ना वो भी ये पॉइंट को समझ सकता है भाई, लेकिन पिछला क्लास देखना पड़ेगा। विदाउट देखे काम नहीं चलने वाला, मैं बता दे रहा हूँ पहले भी, क्योंकि जो भी आगे लेक्चर आएगा और जो भी पेट्रोलॉजी का ये क्लासेस जो हो रही है, तो इन क्लासेस का वो बेस है, वो जड़ है। ये क्लासेस जो है ना, ये जड़ है, ताकि स्ट्रेटिग्राफी जब हम पढ़ाएंगे तो भाई इसी चट्टान के बारे में डिटेल से पढ़ना है। समझ आ गया? तो भाई बेस मजबूत बनाइए आप लोग। तो समझ आ गया ना? ताप का, उष्मा का क्या काम है? बहुत ज़्यादा जब हम क्या करेंगे कि मूल चट्टान हमारे पास क्या होगा उस टाइम में? आग्नेय हो सकता है, या तो कुछ केसेज में अवसादी भी हो सकता है। तो आग्नेय हो गया या अवसादी रहेगा तो क्या हो जाएगा? बस एक ही काम भाई, मेल्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, पिघलने लगेगा पूरा, ठीक है ना, पूरा मेल्टिंग पॉइंट, पूरा पिघल जाएगा। पिघल के एक रूप ले लेगा दूसरा सा, पत्थर पिघल जाएगा भाई, पत्थर। लोहा रख दो ना, लोहा भी पिघल जाएगा। समझ आ गया? और पत्थर तो भाई पत्थर होता है, आपको पता ही है। पत्थर दो टाइप का होता है, एक होता है साइकोलॉजी के अनुसार पत्थर, जैसे कि मैं पत्थर इंसान हूँ, मुझे किसी पे दया भाव नहीं आता है ठीक है। और एक पत्थर होता है रियल वाला पत्थर, जिसे हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे, तो भाई एक और प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दबाव। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक एजेंट्स है जो कि मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में भाग लेता है। दबाव, इंग्लिश में प्रेशर, क्या बोलते हैं? प्रेशर। दबाव कैसे होगा भाई? देखो दबाव बहुत आसान है। आपको क्लास 11th में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, वलन, याद है? वलन पढ़ाए थे, भ्रंश भी पढ़ाए थे। वलन का मतलब था कोई भी चट्टान हो, उसमें चिन्ह आ जाए, दरार उत्पन्न हो जाए, कोई भी कट लग जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग वलन बोलते थे। जैसे एक चट्टान है, ठीक है, इसमें कहीं प्रकार के कोई दाग नहीं है, लेकिन रिएक्शंस होकर इसमें दाग लग गया, दरार उत्पन्न हो गया। इसी दरार को हम लोग वलन कहते थे। और एक आता था भ्रंश। जब ये दरार जहाँ पे है वहाँ पे टूट टूट कर अलग अलग चट्टान बन गया, दो चट्टान मतलब ये टूट गए, तब इसी प्रोसेस को हम लोग भ्रंश बोलते थे, जो कि क्लास 11th का पार्ट था। समझ आ गया? आपको जब 11th नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ पे हम है ना जिंदाबाद, बता देते हैं अभी आपको तुरंत। दबाव के कारण क्या होगा? मोड़ उत्पन्न होगा। समझ रहे हो ना? मान लो पत्थर है, हीटिंग टूटिंग सब के वजह से
एक पृथ्वी का दबाव जो लगेगा तो दबाव लगेगा तो क्या वो उसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा? क्या वो दबेगा नहीं? क्या उसमें मोड़ नहीं उत्पन्न होगा? क्या वो चपटा नहीं होगा? क्या वो लंबा नहीं होगा? बिल्कुल। कैसे हुआ? मोड़ उत्पन्न होता है उसमें। किस प्रकार का? मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, इस प्रोसेस के द्वारा मोड़ उत्पन्न होता है। तब जाकर वे चट्टान के रूप में ही चेंजिंग हो जाएगा, बदल जाएगा रूप में बदलाव उसका हो जाएगा। तो भाई प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल आता है। तो इसका मोड़ के चलते इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। घोल, विलयन, इंग्लिश में सॉल्यूशन, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पढ़ा है आपने? बिल्कुल, ठीक है। घोल में क्या होता था जी? समांगी मिश्रण होता था। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। कंप्लीट। समांगी किसे कहते हैं जी? पूरी तरीके से मिक्स कर देना, पूरी तरीके से मिक्स कर जाना, उसे ही तो हम लोग विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे अलग पॉइंट है कि भाई मैग्मा, लावा, कुछ भी रॉक्स हो, आग्नेय, अवसादी, हमको दुए सेल से मेटामॉर्फिक बनाना है। 2 ही सेल है मेरे पास, 2 सेल से ही हमको बनाना है, ठीक है ना। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा केमिकल का यूज होगा कि इनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा? तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वायु के साथ रिएक्शन करेगा, हवा के साथ रिएक्शन करेगा, आसपास जो भी चीज़ें मिल रही है, जो जो हालात हैं, जो जो वातावरण में अवेलेबल हैं पदार्थ, उन सभी से रिएक्शंस करेंगे। तो रिएक्शंस करने के बाद उनके रूप में धीरे धीरे परिवर्तन, स्पीड नहीं, ये सभी स्पीड होने वाले थे। प्रेशर, उष्मा वाला तो सबसे प्रेशर हो जाएगा, पिघल जाएगा, धीरे धीरे नहीं पिघलता है, बहुत जल्दी पिघलता है। तो ये रासायनिक वाला जो अभिक्रिया, जो घोल बता रहे हैं, जो विलयन बता रहे हैं, बहुत स्लो काम करेगा और धीरे 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 इनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तित सेल कहलाते हैं कयांत्रित सेल। क्या कहलाते हैं? कयांत्रित सेल। और घोल सॉल्यूशन अभिक्रिया होगा इसमें। अभिक्रिया में बता ही दिए कैसे अभिक्रिया होता है। ये नॉर्मल आपको कभी नहीं पूछता है कि अभिक्रिया क्या होता है, बस इतना पूछेगा कि कयांत्रण के कितने कारक हैं। तो ताप, दाब, घोल, ताप, दाब, घोल, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्यूशन, हीटिंग, प्रेशर, सॉल्यूशन, कोई टेंशन नहीं है। होप दैट इतना समझ में आ गया। समझ में आ गया? क्या कोई डाउट है? डाउट है जल्दी पूछिए, जल्दी, क्योंकि करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बायोलॉजी भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो हम बोलेंगे, ये बोलना मेरा हक है। वीडियो में आपको डांटेंगे, ये डांटना भी मेरा ही हक है। और आपका काम है डिसिप्लिन रहकर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। भले वो 10 लोग ही क्यों ना हो, 10 लोग ही क्यों ना पढ़ें। जब मैं पढ़ाने में एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूँ, एक भी क्या बोलते हैं उसको, एक भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपको भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, फुली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। चलो इतना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कयांत्रण के कारक। तो कारक तो पढ़ चुके, लेकिन कयांत्रण के प्रकार या कयांत्रित सेल का प्रकार कुछ ज़्यादा नहीं होता है। कयांत्रण का प्रकार हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई किन के रूप में कैसा परिवर्तन होगा, ये पढ़ लेते हैं और कयांत्रित सेलों के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो इस क्लिप को आप लोग नोट्स करना चाहते हैं, नोट्स भी आप कर ही सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने है यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे नहीं है, ओनली टू। इसका क्लासिफिकेशन उस आधार पर नहीं है, मैंने बताया कि पूर्वत सेल जो कि आग्नेय और अवसादी होता है, तो आग्नेय और अवसादी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा क्लासिफाई करने का प्रयास किया है ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला परतदार सेल से कयांत्रित सेल। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, परतदार सेल किसे कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। और आपको बताए हैं हम कि जो नोट्स कर रहे हैं, नोट्स को आपको मेरे पास सेंड करना है, जो कि PDF के रूप में होगा। आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ोन नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। चलिए, परतदार सेल से कयांत्रित सेल, इसको बोलते हैं कयांत्रित परतदार। इसका नाम क्या है? कयांत्रित परतदार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटा सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? मेटा सेडिमेंट्री। 2 भागों में हम लोग इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले परतदार सेल से कयांत्रित सेल, इसके बाद आता है आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल। क्योंकि पूर्वत सेल हमारे पास परतदार ही है ना, परतदार को हम लोग अवसादी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अवसादी सेल से कयांत्रित सेल। आग्नेय को प्राथमिक बोल रहे थे, तो आग्नेय सेल से भी रूपांतरित हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कयांत्रित परतदार बोल सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कयांत्रित परतदार, और इसे इंग्लिश में मेटा सेडिमेंट्री बोल सकते हैं।
मेटा सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फ हमने यहाँ बोले, मेटामॉर्फ नहीं बोलना है, क्योंकि मेटामॉर्फिक नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। मेटा क्या बोलना है? मेटा, जिसका मतलब बदलाव होता है, तो सेडिमेंट्री का बदलाव यहाँ पे होगा, ठीक ना, इसलिए मेटा सेडिमेंट्री इसका नाम है। किसका बदलाव होगा भाई? सेल तथा चीका। ये कौन से सेल हैं? सेल तथा चीका, याद रखना, सेल तथा चीका अवसादी सेल। सेल तथा चीका कौन से? सेल, सेल मैंने नहीं बोला, सेल बोल रहा है, SHEL, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, SHEL, सेल, ठीक है। सेल तथा चीका स्लेट में बदल जाता है। किस चीज में? स्लेट। बचपनवा में वही पत्थर वाला स्लेट, आप लोग तो नहीं पढ़ेंगे उतना ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा पढ़े। किसी से लड़ना होता था, उसको उससे कम लड़ते थे, स्लेटवा उठा के गुस्सा में अपने स्लेट को पटक के फोड़ देते थे, ठीक है। तो वो वाला स्लेट जिसपे नहीं आता था चूना पत्थर के, वो चौक बोलते हैं, उससे लिखा जाता था, पेंसिल आता है, पेंसिल, ठीक है। उसे सेल तथा चीका अवसादी सेल, अवसादी सेल बदल जाता है किस चीज में? स्लेट में, ठीक है। चूना पत्थर अवसादी सेल है। चूना पत्थर कौन सेल है? बताया था पिछला वीडियो में, चूना पत्थर लाइमस्टोन इसे इंग्लिश में कहते हैं, अवसादी सेल है, ठीक है। ये बदल जाता है मार्बल यानी कि संगमरमर में। मार्बल को क्या बोलते हैं? संगमरमर में। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे। बलुआ पत्थर आपने पढ़ा है, सैंडस्टोन, क्या कहते हैं इसे? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बदल जाएगा किस में? क्वार्टर्स में। किस में बदल जाएगा? क्वार्टर्स। बहुत सारे नाम आपने सुना क्वार्टर्स का। इसका सूत्र भी होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड। क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड। और सिलिका ऑक्साइड बालू का ही एक रूप होता है, और इसका संगमरमर वाला रूप, या सॉरी इसका मेटामॉर्फिक रूप क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स हो जाता है। कंप्लीट। आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल कैसे बनेगा? इसको बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में आग्नेय क्या? कयांतरित, यानी कि मेटा इग्नियस। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? मेटा इग्नियस, ठीक है। आपको इसका इंग्लिश नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, बस क्लासिफिकेशन में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मेटा सेडिमेंट्री एंड मेटा इग्नियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट कौन सा सेल था? ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय था, जो कि इंट्रासिव का था। किसका था? इंट्रासिव, अंतर्वेदी से कहते हैं, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल था। ये बदल जाता है भैया नीस में। किस में बदल जाएगा? नीस में, ठीक है। डाइक कौन सा सेल था? आग्नेय सेल था। फैकोलिथ कौन सा सेल था? लैकोलिथ कौन सा सेल था? बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब जो है हम आपका क्या ही बोले, पैट्रोलॉजी का चैप्टर एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स को हम लोग अभी लिख लेते हैं, जो कि आपको ज़रूरी है यहाँ पे। मेरे साथ साथ आपको एक अभी टेबल बनाना पड़ेगा, और उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। समझ आ गया? तो आपसे जल्दी कुछ सवाल है, आप उस HW सवाल को अपने कॉपी में लिखो। जब भी आपके पास कॉपी है तब तक लिखिए, तब तक हम इधर टेबल भी बनाते हैं और आपको सवाल भी हम देते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आग्नेय सेल कहते किसे हैं? पहला सवाल, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, अवसादी सेल किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, कयांतरण क्या है? कयांतरण से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ कौन से सेल के उदाहरण हैं? इसके बाद ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट में आग्नेय और ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट में इंट्रसिव और एक्सट्रसिव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कयांत्रित सेल के कुछ उदाहरण जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कयांत्रित सेल के कुछ उदाहरण। और सवाल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, चीका, कांग्लोमेरेट, ये सब कौन से सेल के उदाहरण हैं? इतना सवाल आपको लिखना है और मेरे व्हाट्सएप पे आपको PDF बनाकर इसको क्या करना है? सेंड करना है। तो सबसे पहला टेबल आता है मौलिक रूप, आप इसको देखते रहना। अभी आपको नोट लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कयांतरण में सहायक, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सहायक करेंगे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रूपांतरित रूप। इसका क्या क्या हो सकता है? रूपांतरित रूप क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन जाता है टेबल, जो कि छोटा सा पार्ट है। इसमें देखो सबसे पहले चूना के पत्थर, कौन सा है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले देखो चूना पत्थर आता है, इसके बाद आता है डोलोमाइट। इसको क्या कहते हैं? डोलोमाइट। इसी का एक और इसी में आता है खड़िया। क्या आता है? एक खड़िया आता है। एक आता है सेल। एक क्या आता है? सेल। ठीक है ना, सेल बताया था मैंने, सेल नहीं बता रहा हूँ, सेल बता रहा हूँ, सेल याद रखना है। इसके बाद कोयला का एक प्रकार होता है जिसको बिटुमिन कहते हैं, और कोयला आपको पता होगा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं पीट कोयला, PEAT, पीट का मतलब होता है जो कोयला हम घर पे यूज करते हैं। समझ आ गया? एक कोयला का प्रकार हमारे पास ये आता है कि भाई उसके बाद उससे ऊपर लेवल का एक होता है बिटुमिन, जिसका हम लोग अलकतरा कहते हैं।
उस अलकतरे का यूज हम लोग करते थे पहले कबाड़ी का किवाड़ जो होता है ना, जो मिट्टी का घर होता है उसमें दरवाजा लगा रहता है लकड़ी का, उसको पेंट करने के लिए, ब्लैक करने के लिए, ठीक है। चलो वो भी सही है, उसी का यूज होता था। बिटुमिन का ही यूज होता है सड़क बनाने में, जो भी NH 75 ये आल जल जितना सड़क है ना, मतलब नेशनल हाईवे, तो जितना भी सड़क बनाने में बिटुमिन का उपयोग होता है। इसके बाद एक और तरीका आता है एंथ्रासाइट, आपने नाम सुना होगा एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट वो कोयला है जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, और इसका उपयोग भाप इंजन का जो पहले का समय में ट्रेन चलता था ना, उसमें किया जाता था। तो बिटुमिन यहाँ पे हो गया। इसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट, कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट ना। चलिए इसके बाद आप लिख सकते हैं बलुआ पत्थर। क्या लिख सकते हैं? बलुआ पत्थर। इसके बाद जो है आपको लिखना है बलुआ पत्थर। देखो इसमें क्या देंगे, इसमें देखो ये मौलिक रूप है, ये चूना पत्थर ओरिजिनल है, ये डोलोमाइट खड़िया ओरिजिनल है, सेल ओरिजिनल है, बिटुमिन ओरिजिनल है, बेसाल्ट कांग्लोमेरेट ओरिजिनल सेल है। इसको हम क्या देंगे? जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट्स होते हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, और क्या बोलते हैं, एक को ताप हो गया, दाब हो गया, और एक होता था आपका, उसको बोलते क्या थे, एक साथ देता था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि एजेंट्स जो कि उसमें साथ देते हैं। रिएक्शन, घोल, सॉल्यूशन मैंने बताया था, है ना, तीनों चीज़। तो इन तीनों में से क्या क्या भाई मिलेगा कि इसका रूपांतरित रूप अलग बनेगा? तो देखिएगा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसमें हम लोग ताप देंगे। क्या देंगे? ताप। जब चूना पत्थर में बहुत ज़्यादा हीटिंग देंगे तो भाई ये संगमरमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संगमरमर, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर। इसे इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। डोलोमाइट में भी आप ताप दे सकते हैं। डोलोमाइट में भी आप क्या देंगे? ताप देंगे। तो डोलोमाइट में भी ताप देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? सेम एकदम संगमरमर का ही रूप बनता है। क्या बनता है? संगमरमर। डोलोमाइट भी क्या बनता है? संगमरमर बनता है। सेल, इसके बाद क्या आता है? सेल। सेल को आपको दबाव केवल चाहिए। क्या चाहिए? खाली दाब चाहिए, वनली दाब। वनली दाब दीजिएगा तो सेल जो है सिस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिस्ट बनेगा। अवरक भी बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा, अवरक बन जाएगा। इसके बाद स्लेट भी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्लेट, जो कि अभी जस्ट आपको बताए थे, स्लेट। तीन प्रकार के ये रूपांतरित सेल है। अब आपको एग्जाम्पल तो पता चलिए गया होगा कि ये सभी जितने की भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक आपका बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे बिटुमिन, ठीक है। तो बिटुमिन में हमको क्या देना पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं देना है, उष्ण लावा। क्या देना है? उष्ण लावा। इसमें जितनी ज़्यादा और भी लावा, जो मैग्मा था रेड येलो होता है, वो ठंडा होगा, लावा बनेगा। तो जितना लावा इसमें और मिक्स होगा, यानी कि बिटुमिन में जितना ही लावा मिक्स होगा, उष्ण लावा, तब जाकर वो बन जाएगा एंथ्रासाइट, यानी कि उच्च क्वालिटी का कोयला बनता है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट बनता है, जो कि कोयला का एक रूप होता है। कांग्लोमेरेट कांग्लोमेरेट एंड ये, तो इससे जो बनता है उससे हम लोग बोलते थे नीस। ग्रेनाइट भी इसी में आ जाएगा। इसी में क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट भी आ जाएगा। तो ग्रेनाइट, कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट में हमें क्या देना पड़ेगा? दोनों, ताप एवं दाब। ताप एवं दाब दोनों देंगे, तब जाकर ये नीस बनेगा। सवाल ये पूछा हुआ है, नीस बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है कि कई सालों से पूछता रहा है कि नीस कौन से सेल का उदाहरण है। तो हमेशा क्या देना है आपको? संगमरमर। बलुआ पत्थर में क्या चाहिए भाई? इसमें वनली क्या चाहिए? ताप दाब चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए? ताप एवं दाब चाहिए, बलुआ पत्थर में भी। और बलुआ पत्थर में ताप एवं दाब दीजिएगा तो आपको पता ही है, अभी जस्ट बताए थे, किससे बनेगा? उससे कहते हैं क्वार्टज। क्या बनता है? क्वार्टज। सूत्र भी होता है ASiO2, ठीक है। चैप्टर द इंड, पेट्रोलॉजी चैप्टर द इंड। पेट्रोग्राफी एक चैप्टर बच रहा है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वालिटी को HD करके। चलिए अब मैं आपसे कुछ बातों को कहना चाह रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि 2 मिनट का होगा। इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला चीज़ कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद, ये मेरा ऑफलाइन में भी एक कैटेगरी होता है कि हम टेस्ट लेते हैं। एक चैप्टर भी यदि मेरा ख़त्म होता है तो हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। तो भाई एक चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमें आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट्स यदि वीडियो के इस टाइमलाइन तक आ चुके हैं तो वे सभी हमें बताएंगे कि क्या टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या आपने पिछला वीडियोज़ को देख लिया है? तो बताइए। टेस्ट के लिए बहुत जल्दी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, और टेस्ट ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पर लाइव होगा, लाइव एकदम, ठीक है। और वो कैसे होगा वो हम पूरा चीज़ बताएंगे। उसका वो मेरा फंडा है, टेस्ट हमें कैसे देना है, कैसे क्या करना है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम तैयारी में लगेंगे। आपको जल्दी से बताना है कि टेस्ट कब लेना है और कब नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, पेट्रोलॉजी चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, जो कि सबसे बहुत बड़ा पॉइंट था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट
चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।